पुराने शहर की तंग गलियों में 3 दोस्त रहते थे, गोलू, बबलू और छुटकू। तीनों बचपन के जिगरी यार थे और मोहल्ले में उनकी जोड़ी को लोग 3 लल्लू जासूस के नाम से जानते थे। ये नाम उन्हें मोहल्ले वालों ने यूं ही नहीं दिया था। हर बार जब कोई चीज़ खो जाती, कोई बिल्ली गायब होती या किसी की चप्पल बदल जाती, ये तीनों अपने खुद के तरीके से जांच में लग जाते। नतीजा क्या निकलता था वो अलग बात है, लेकिन उनकी हरकतें पूरे शहर का मनोरंजन बन जाती थीं। गोलू सबसे मोटा और थोड़ा सुस्त था, लेकिन उसकी याददाश्त गजब की थी। जो बात एक बार सुन ले वो भूलता नहीं था। बबलू लंबा और दुबला था, हद से ज्यादा चतुर और थोड़ा घमंडी भी। और छुटकू नाम जैसा छोटा लेकिन सबसे चालाक और शरारती। तीनों के पास खुद का बना हुआ एक खुफिया बैग था, जिसमें नकली चश्मे, खिलौने वाला नकली रिवॉल्वर, एक पुराना नक्शा और उनकी जासूसी डायरी होती थी। एक दिन सुबह सुबह मोहल्ले में हल्ला मच गया। पास की कोठी में रहने वाली बूढ़ी अम्मा की गुल्लक गायब हो गई थी। अम्मा का दावा था कि गुल्लक में उसके पति की आखिरी निशानी एक पुरानी चाय अंगूठी रखी थी। पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। गोलू, बबलू और छुटकू को यह खबर लगी तो वे तुरंत अपने जासूसी अड्डे यानी बबलू की छत पर इकट्ठा हो गए। बबलू ने तुरंत सबूत इकट्ठा करने की योजना बनाई। छुटकू बोला, भाइयों, अब वक्त आ गया है हमारे टैलेंट का। हमें इस केस को सुलझाना ही होगा, और अगर सुलझ गया तो हम अखबार में छप सकते हैं। तीनों तैयार होकर कोठी पहुंचे। अम्मा ने दरवाजा खोला तो छुटकू ने तुरंत अपना नकली चश्मा पहन लिया और बोला, जासूस छुटकू केस नंबर 4GB की जांच के लिए आया है। अम्मा चौंक गई, लेकिन उन्हें थोड़ा मजा भी आया। उन्होंने अम्मा से पूछताछ शुरू की। अम्मा बोली, बच्चों, गुल्लक तो मेरी अलमारी में थी। सुबह उठी तो नहीं मिली, और हाँ, कल रात दूध वाला थोड़ी देर बैठा था, मुझे शक है उसी पर। बबलू ने सब नोट किया। उन्होंने अलमारी की जांच की तो वहां धूल में जूते का एक निशान मिला। गोलू ने अपनी पैनी नजर से देखा और बोला, ये साइज 9 का जूता है। छुटकू ने फौरन मोहल्ले में दौड़कर सभी मर्दों के जूते चेक करने की प्लानिंग कर ली। उन्होंने मोहल्ले में ये अफवाह फैला दी कि आज जूता मेला है, और हर कोई अपने जूते लेकर मैदान में पहुंचे। लोग हंसते हुए आए, लेकिन जूते भी साथ लाए। बबलू ने अपने विशेष तकनीक से सबके जूते नापे। अंत में एक जूता उस निशान से मेल खाता था। ये जूता था हरिया ठेकेदार का, जो मोहल्ले में नई सीमेंट की दुकान खोलने आया था। उसे सब शरीफ मानते थे, लेकिन छुटकू को शक गहरा था। तीनों ने हरिया के पीछे छानबीन शुरू की। एक रात तीनों छिपकर हरिया के घर की खिड़की से झांक रहे थे, तभी बबलू की छींक निकल गई। हरिया चौंका, लेकिन किसी को देख नहीं पाया। अगली सुबह हरिया शहर से बाहर जाने वाला था। तीनों ने फैसला किया कि स्टेशन पर उसका पीछा करेंगे। स्टेशन पर हरिया ने एक बैग टॉयलेट में छुपाया और बाहर निकल गया। छुटकू चुपचाप अंदर गया और बैग खोलते ही हैरान रह गया। उसमें सिर्फ गुल्लक ही नहीं, कई लोगों की चेन, घड़ी और कुछ नकदी भी थी। यानी हरिया सिर्फ चोर नहीं, पूरा प्रोफेशनल ठग था। गोलू ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, हरिया को पकड़ा और बैग भी जब्त किया। अम्मा की चांदी की अंगूठी भी मिल गई। मोहल्ले में तीनों लल्लू जासूस हीरो बन गए। सबने उन्हें मिठाई खिलाई। अम्मा ने तो अपनी असली गुल्लक उन्हें गिफ्ट कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तीनों की जासूसी अब मशहूर हो चुकी थी। एक दिन एक अजनबी आया और बोला, मुझे तुम तीनों की ज़रूरत है। मेरे होटल में हर रात कोई अदृश्य चीज़ आती है और मेरी चीज़ें गायब हो जाती हैं। बिना देर किए तीनों तैयार हो गए। उस रात वे होटल पहुंचे और छिपकर इंतज़ार करने लगे। रात के 3 बजे हल्की सी खटपट सुनाई दी। बबलू ने इशारा किया। तीनों धीरे धीरे कमरे से बाहर निकले और देखा कि एक परछाई दीवार से निकलकर लॉबी की तरफ जा रही थी। छुटकू ने तुरंत कैमरा निकाला और उसका फ़ोटो खींचा, लेकिन फ़ोटो में कुछ नहीं था। बबलू बोला, ये तो कोई भूतिया मामला लग रहा है। गोलू डर के मारे दीवार से चिपक गया, लेकिन तभी छुटकू हंस पड़ा। ये भूत नहीं, ये तकनीक है। छुटकू ने एक पुराना ट्रिक पकड़ लिया था। दीवार में एक छिपा दरवाज़ा था, जो होटल के पुराने मालिक ने बनाया था। असली चोर तो होटल का नया मैनेजर निकला, जो उसी दरवाजे से निकलकर चीज़ें चुराता था और फिर भूतिया कहानी बनाकर सबको डराता था। तीनों ने फिर से एक केस सुलझा लिया, लेकिन इस बार उन्होंने पुलिस को खबर नहीं की। उन्होंने मैनेजर से शर्त रखी, हमें हर महीने फ्री में समोसे और कोल्ड ड्रिंक दो, वरना सारी पोल खोल देंगे। मैनेजर मान गया और तीनों ने इस केस को अपनी डायरी में दर्ज कर लिया।
केस नंबर शर्मन 21B, भूत नहीं भूखा मैनेजर। तीनों की कहानियां अब शहर के बाहर तक फैल गई थीं। बच्चों में उनकी जासूसी की कॉमिक्स बनने लगी। लोग अपने मामलों के लिए उनसे मदद लेने लगे। लेकिन क्या उनकी जासूसी यूं ही मस्ती मजाक में चलती रही या कभी वो किसी खतरनाक साजिश में फंस गए? अगर गोलू, बबलू और छुटकू अब सिर्फ मोहल्ले तक सीमित नहीं थे। उनके जासूसी कारनामों की चर्चा पड़ोस के शहर तक पहुंच चुकी थी। हर शाम वे बबलू की छत पर बैठकर चाय पीते, समोसे खाते और अपनी सूसी डायरी में अगले मिशन के सपने बुनते। एक दिन जब वे अपनी डायरी के पुराने केस पढ़ रहे थे, तभी गोलू को एक लिफाफा मिला जो शायद पुराने अखबार के बीच दबा रह गया था। लिफाफा हाथ से लिखा हुआ था, बिना भेजने वाले का नाम, और अंदर सिर्फ एक पेज था जिस पर लिखा था, अगर तुम वाकई जासूस हो तो आकर ढूंढो कि काली हवेली में हर साल बौन मई को क्या होता है। लेकिन ध्यान रहे, सच्चाई सबके बस की बात नहीं होती। तीनों चौंक गए। काली हवेली एक बदनाम, वीरान जगह थी जो शहर के बाहर एक टीले पर थी। लोगों का मानना था कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं और जो भी गया लौटकर कुछ बदल सा गया। किसी ने तो यहां तक कह दिया था कि वहां जाने वाले की याददाश्त तक उड़ जाती है। लेकिन इन तीनों को डर नहीं लगता था, या यूं कहो कि डर तो लगता था लेकिन उससे ज्यादा जोश था। स्पॉर्ट्स मई आने में बस 3 दिन थे। तीनों ने फैसला कर लिया, वे वहां जरूर जाएंगे। उन्होंने अपने जासूसी बैग में टॉर्च, पुरानी कैमरा, रस्सी, नोटबुक और छुटकू की बनाई हुई भूत डिटेक्टर मशीन रख ली। छुटकू की हर चीज आधी चलती थी, पर उसमें जोश पूरा होता था। आखिर 14 मई की रात आ गई। हवेली तक का रास्ता पेड़ों और झाड़ियों से भरा था। चांदनी बहुत हल्की थी और हवा में अजीब सी सीटी सी सुनाई दे रही थी। गोलू बीच रास्ते में एक पेड़ से टकरा गया और बोला, अगर मैं ही गायब हो गया तो मेरी माँ को बता देना मैं जासूस था। बबलू बोला, तेरी माँ को ये बता दें, वो और भी दुखी हो जाएगी। वे हवेली के अंदर पहुंचे तो दरवाजा बिना हाथ लगाए ही धीमे से खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, हर कदम पर जमीन चरमराती थी। हवेली के एक कोने में एक पुराना पियानो रखा था और दीवारों पर जाले ही जाले। छुटकू ने पियानो की एक की दबाई, एकाएक दीवार का एक हिस्सा घूम गया और एक गुप्त रास्ता खुल गया। तीनों डरते हुए उस रास्ते में घुसे। रास्ता नीचे की तरफ जाता था, जैसे जमीन के अंदर कोई तहखाना हो। नीचे पहुंचकर देखा तो एक बड़ा कमरा था जिसके चारों तरफ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उनमें से एक तस्वीर ने तीनों को चौंका दिया। उसमें गोलू जैसा ही दिखने वाला कोई लड़का था और तस्वीर पर नीचे लिखा था, विनय सिंह, गायब 7 मई 1985। गोलू चुप हो गया। बबलू तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। छुटकू बोला, क्या तुम्हें लगता है गोलू का कोई रिश्ता इस विनय से है? गोलू धीरे धीरे बोला, ये मेरे पापा के बड़े भाई हैं। बचपन में एक दिन चले गए थे और कभी लौटे नहीं। दादी हमेशा कहती थी कि कोई उन्हें बहला कर ले गया। तीनों की सांसें तेज हो गई। तभी एक हल्की सी रोशनी कमरे के एक कोने से आई। वहां एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर रखा था जो खुद से बजने लगा। एक आवाज़ सुनाई दी, अगर इस रहस्य को सुलझाना है तो पुरानी यादों में झांकना होगा। हर फौस्तन मई को कोई एक बच्चा गायब होता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो कभी सच में गया ही नहीं होता। वो बस भूल जाता है कि वो कौन था। गोलू को चक्कर आने लगा। बबलू ने उसे संभाला। तभी अचानक दीवार पर टंगी एक और तस्वीर में बदलाव हुआ। उसमें गोलू की मौजूदा शक्ल नजर आने लगी और नीचे लिखा था, अगला 14 मई। एक दूसरे की तरफ देखा। छुटकू ने कांपते हुए पूछा, भाई कहीं तुम? गोलू ने सिर झटक दिया, मैं तो यहीं हूं, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? तभी तहखाने की दीवार कांपने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला जिसकी आंखों में गहराई और चेहरा थका हुआ था। वह बोला, तुम लोग आखिर पहुंच ही गए। मुझे यकीन था कि कोई न कोई एक दिन यहां आएगा। मैं ही विनय सिन्हा हूं। मैं 40 साल से यहां हूं। खुद को भूल चुका था, लेकिन जब तुम्हारी तस्वीरें देखी तब यादें लौटने लगीं। गोलू अपनी आंखों से बूढ़े को निहार रहा था। विनय ने आगे कहा, हर साल इस हवेली में कोई बच्चा लाया जाता है और उसके दिमाग में एक दवा डाली जाती है जिससे वो सब भूल जाता है। इस हवेली के नीचे एक पूरा नेटवर्क है जहां इस रहस्य को चलाने वाले लोग रहते हैं। मैं बच गया, लेकिन बाकी सबको वो अदृश्य बना देते हैं। बबलू ने तुरंत कहा, मतलब ये हवेली सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि एक पूरे गैंग का अड्डा है। विनय बोला, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।
तुम्हारे जैसे होशियार और जिगरी दोस्त ही इस खेल को खत्म कर सकते हैं। छुटकू की आंखें चमकने लगीं। तो अब असली केस शुरू होता है। हवेली के भूतों का नहीं, असली विलेन के नेटवर्क का। तीनों ने विनय से हाथ मिलाया और तहखाने के गहरे हिस्से की तरफ बढ़े, जहां सच्चाई की परतें अब खुलने को थीं। और इस बार उनकी जासूसी न सिर्फ मशहूरी लाने वाली थी, बल्कि शायद किसी के पूरे बचपन को लौटाने वाली भी। गोलू, बबलू और छुटकू अब उस तहखाने में थे जहां से हवेली की सारी साजिशें चलती थीं। विनय सिंह उन्हें एक संकरे रास्ते से नीचे ले गया, जहां दीवारों पर कुछ अधूरी फाइलिंग, टूटे कंप्यूटर और संदिग्ध दवाइयों की खाली शीशियां पड़ी थीं। बबलू ने एक अलमारी खोली तो उसमें सैकड़ों बच्चों की तस्वीरें फाइलों में दर्ज थीं, जिनमें से कुछ पर लाल निशान बने थे, जैसे उन्हें कभी वापस नहीं लाया गया। गोलू के चेहरे पर डर और गुस्से की मिलीजुली भावना थी। विनय ने बताया, इस नेटवर्क का नाम है स्मृति मंडल। ये लोग बच्चों के दिमाग में छेड़छाड़ करके उन्हें अपनी पहचान तक भुला देते हैं और फिर उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी जासूसी, कभी स्मगलिंग, कभी पहचान बदलकर दूसरे देशों में बेच देते हैं। मैं यहाँ छुपा रहा, इंतजार करता रहा किसी ऐसे दिन का जब कोई मेरा सुराग पाए। छुटकू ने एक पुराना मॉनिटर चालू किया जो हिलते डुलते काम करने लगा। उसमें एक लाइव कैमरा फीड खुली जिसमें 3 लोग दिखे, सूट बूट पहने, काले चश्मों में, किसी प्रयोगशाला में कुछ बच्चों को इंजेक्शन देते हुए। तभी उनमें से एक की तरफ कैमरा झुका और गोलू के मुंह से चीख निकल गई। ये तो वही आदमी है जो मेरे स्कूल में आया था और मेडिकल कैंप के नाम पर हमें कुछ पिलाया था। बबलू चौंक गया। मतलब उन्होंने पहले ही तुझ पर कुछ प्रयोग किया है? गोलू धीरे धीरे बोलने लगा। कभी कभी मुझे कुछ चीज़ें याद आती हैं जो मैंने की ही नहीं। कहीं मैं भी। विनय ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, तुमने अपनी पहचान अब तक बचा रखी है, ये बड़ी बात है। लेकिन अब तुम्हें खुद को साबित करना होगा। उन्हें हर हाल में रोकना होगा, इससे पहले कि कोई और बच्चा खो जाए। छुटकू ने कैमरे की टाइमिंग देखी। ये वीडियो लाइव है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे पुराना। मतलब वो लोग अब भी हवेली से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तीनों ने तय कर लिया कि अब वक्त आ गया है असली मिशन पर निकलने का। उन्होंने अपने बैग से स्पाई कैमरा, ट्रैकिंग डिवाइस और छुटकू का नया इन्वेंशन निकाला, यादें लौटाने वाला हेलमेट। छुटकू का दावा था कि यह हेलमेट अगर सही इंसान पर लगाया जाए तो उसकी भूली हुई यादें वापस आ सकती हैं। गोलू ने सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर ये काम कर गया तो मैं जान सकूंगा कि उन्होंने मुझसे क्या छीना है। रात के अंधेरे में तीनों और विनय सिंह हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकले और जंगल की उस दिशा में बढ़े जहां कैमरे में प्रयोगशाला जैसी जगह दिखाई दी थी। रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ ट्रक मिला जिसमें नीली बोतलें और मेडिकल वर्दियां पड़ी थीं। इसका मतलब था कि वे लोग ज्यादा दूर नहीं गए थे। तभी छुटकू को एक मोबाइल फोन गिरा हुआ मिला। उसमें सिर्फ एक मैसेज खुला हुआ था, लड़के को जल्द से जल्द ऑपरेशन कक्ष में लाओ, उसकी यादें पूरी तरह नहीं गई, खतरा बन सकता है। गोलू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ये लोग मुझे ले जाना चाहते हैं क्योंकि मैं अब उनकी सच्चाई जान गया हूं। वे चारों एक गुप्त रास्ते से नीचे उतरे और एक विशाल भूमिगत प्रयोगशाला में पहुंचे। अंदर रोशनी कम थी, लेकिन जगह भरी हुई थी। कांच के कमरे, रसायनों की गंध और नीले कपड़ों में घूमते लोग। सबसे आखिरी कमरे में एक बड़ा ऑपरेशन टेबल रखा था और उस पर कोई बच्चा सोया हुआ था। उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन गोलू ने पहचान लिया। वो छुटकू का छोटा भाई था जो 1 साल पहले लापता हो गया था। छुटकू दौड़कर उसकी ओर गया, मगर तभी एक भारी आवाज गूंजी, बहुत बहादुर हो तुम लोग, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तीनों मुड़कर देखते हैं तो एक लंबा सफेद कोट पहना हुआ आदमी उनके सामने खड़ा था, जिसके चेहरे पर नकली मुस्कान और आंखों में खौफनाक चमक थी। उसके पीछे 2 गार्ड थे जो हथियारों से लैस थे। उस आदमी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ दोस्ती और जोश से इस ऑपरेशन को रोका जा सकता है? ये एक मशीन है, एक सिस्टम, और तुम उसके सामने कुछ नहीं। गोलू ने धीरे से छुटकू को इशारा किया। छुटकू ने अपना हेलमेट निकालकर गोलू के सिर पर रख दिया और एक बटन दबा दिया। गोलू की आंखें बंद हो गईं और कुछ पल बाद खुलीं। वो कांपते हुए बोला, मुझे सब याद आ रहा है। उन्होंने मुझे भी एक बार यहाँ लाया था, लेकिन किसी गड़बड़ी से मेरी यादें वापस लौट गईं और तभी मुझे छोड़ दिया गया। गोलू ने तेजी से उस ऑपरेशन टेबल के पास जाकर अपने छोटे भाई को उठाया
छुटकू ने अपने डिवाइस से उसे भी जोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में वो बच्चा हिलने लगा, जैसे कोई बुरे सपने से बाहर आ रहा हो। अब बबलू ने छुपे हुए कैमरे का इस्तेमाल कर उस आदमी की सारी बातें लाइव स्ट्रीम कर दी। शहर की पुलिस, मीडिया और साइबर यूनिट को उसी समय अलर्ट भेजा गया। आवाज़ें गूंजने लगीं, अलार्म बजने लगा, गार्ड्स घबरा गए। लेकिन गोलू, बबलू और छुटकू किसी भी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगे। उन्होंने गार्ड्स को चकमा दिया, बच्चों को एक एक कर बाहर निकाला और पूरी प्रयोगशाला को खाली करवा दिया। पुलिस आने से पहले वो सफ़ेद कोट वाला आदमी एक गुप्त दरवाजे से भाग निकला, पर जाते जाते उसने एक धमकी दी, मैं फिर लौटूंगा और अगली बार तुम्हारी यादें नहीं, तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जीत उनके हाथ में थी, लेकिन अब एक बड़ा दुश्मन खुलकर सामने आ चुका था। और अब ये सिर्फ 3 लल्लू जासूसों की कहानी नहीं थी, अब ये एक मिशन बन चुका था उन बच्चों के लिए जिनकी यादें छीन ली गई थीं। बिना रुके, बिना थमे उनका अगला कदम तय था। और इस बार उनका सामना सिर्फ खतरनाक गैंग से नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य से होने वाला था जिसकी जड़ें उनके अपने अतीत से जुड़ी थीं। गोलू, बबलू और छुटकू अब शहर के सबसे चर्चित हीरो बन चुके थे, मगर उन्हें शोहरत से ज्यादा फिक्र थी उस शख्स की जो सफ़ेद कोट में बच निकला था। पुलिस ने उस प्रयोगशाला को सील कर दिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला कि वो आदमी आखिर था कौन और उसका अगला कदम क्या होगा। बच्चों को धीरे धीरे उनके परिवार से मिलाया गया, मगर बहुतों की यादें अब भी अधूरी थीं। छुटकू अपने भाई की आंखों में देखता और उम्मीद करता कि कभी वह फिर से पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन समय को पीछे ले जाना किसी के बस में नहीं था। एक दिन जब तीनों जासूस अपने अड्डे में बैठे थे, छुटकू को एक छोटा सा पैकेट मिला, बिना किसी नाम और पते के। उसमें एक चिप थी और एक कोड लिखा था, 2XV। ये बस शुरुआत थी। तीनों ने वो चिप अपने लैपटॉप में लगाई तो स्क्रीन पर एक गूढ़ भाषा में कोडिंग चलने लगी। धीरे धीरे एक ग्राफिकल नक्शा खुला। भारत के अलग अलग हिस्सों में लाल बिंदु जगमगाने लगे, जैसे कोई बड़ा नेटवर्क हो जो अब भी सक्रिय था। गोलू बोला, ये लोग सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं हैं, ये तो पूरे देश में फैले हैं। बबलू ने उस कोड को ट्रेस करने की कोशिश की तो एक नया फोल्डर खुला जिसमें कुछ फोटोज और एक ऑडियो क्लिप थी। फोटो में वही सफ़ेद कोट वाला आदमी किसी और जगह पर खड़ा था, लेकिन उसके पास इस बार कुछ अजनबी लोग भी थे। ऑडियो क्लिप प्ले करते ही एक धीमी आवाज़ गूंजी, 3 लड़के बहुत समझदार निकले, लेकिन अब खेल में एक और मोहरा जुड़ चुका है जिसे पहचानने में उन्हें देर हो जाएगी, बहुत देर। आवाज़ खत्म होते ही तीनों को एक ठंडा सा एहसास हुआ जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। तभी छुटकू का फ़ोन बजा। वो नंबर अनजान था, लेकिन आवाज़ जानी पहचानी थी। उधर से कोई बोला, अगर तुम सच्चे जासूस हो तो स्टेशन रोड के पुराने स्कूल में आओ, और हाँ, अकेले आओ। तीनों एक दूसरे को देखे बिना कुछ बोले तैयार हो गए। रात के अंधेरे में जब वो स्कूल के अंदर पहुंचे तो हर तरफ सन्नाटा था। पुराने दरवाजे चरमराते थे, दीवारों पर ताजगी का कोई नामो निशान नहीं था। स्कूल की एक क्लासरूम में एक बूढ़ा चौकीदार उन्हें दिखा, जो बहुत धीमी आवाज़ में बोला, तुमसे पहले भी कुछ लोग आए थे, बच्चों को साथ ले गए, लेकिन एक बच्चा यहीं रह गया, खुद को प्रोफेसर कहता है। तीनों ने इशारा किया और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। दरवाज़ा खोला तो एक 8-10 साल का लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ था, बड़ी बड़ी आंखें, शांत चेहरा और कंप्यूटर पर कुछ टाइप करता हुआ। गोलू ने पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने बिना देखे जवाब दिया, मैं प्रोफेसर जीड हूँ। उन्होंने मुझे भेजा था पर उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया। अब मैं उनके रहस्यों को खोलने आया हूँ, लेकिन तुम्हें एक सच्चाई के लिए तैयार रहना होगा। बबलू ने पूछा, कौन सी सच्चाई? प्रोफेसर जिद ने धीरे से घूमकर उन्हें देखा और कहा, उनके अगले प्लान की शुरुआत हो चुकी है, और उसमें से एक तुम्हारा ही दोस्त है जो अब तुम्हारे साथ नहीं है। तीनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा, लेकिन सब साथ ही थे। छुटकू ने धीरे से कहा, हम सब तो यही हैं, तो फिर किसकी बात कर रहा है ये? प्रोफेसर जेड ने मुस्कुराते हुए कंप्यूटर स्क्रीन घुमाई। उस पर एक सीसीटीवी फुटेज चल रही थी जिसमें छुटकू एक प्रयोगशाला में किसी मशीन के सामने झुका हुआ दिख रहा था, और किसी इंजेक्शन के बाद उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। गोलू हक्का बक्का रह गया, ये तुम हो छुटकू? ये क्या है? छुटकू के माथे पर पसीना आ गया। उसकी यादें तेजी से दौड़ने लगीं, कुछ छलकियाँ, कुछ बातें, और फिर एक आवाज़,
यदि कभी तुम्हें ये वीडियो दिखाया जाए तो याद रखना, अब तुम हमारे हो और तुम्हारा असली मिशन शुरू हो चुका है। प्रोफेसर जेड बोला, छुटकू अब एक स्लीपर एजेंट है जिसे खुद नहीं पता कि कब वो एक्टिव हो जाएगा, लेकिन जब होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। गोलू ने अपनी जेब से छुटकू को पकड़ने के लिए डिवाइस निकाली, लेकिन बबलू ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हमारा दोस्त है, हमें उस पर यकीन है। छुटकू अपनी जगह खड़ा रह गया। आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक डर, कहीं वो सचमुच तो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन चुका। अब उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वो छुटकू को बचाएं या फिर पूरे सिस्टम को खत्म करें। लेकिन वक्त कम था और दुश्मन अब उनके दिलों के करीब था, इतना करीब जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। छुटकू चुपचाप खड़ा था, जैसे भीतर कोई तूफान चल रहा हो। उसके सामने गोलू और बबलू थे, जिनकी आंखों में भरोसे और डर दोनों का मिश्रण साफ झलक रहा था। प्रोफेसर चुपचाप खड़ा हुआ और एक पुरानी अलमारी के पीछे लगी दीवार को धक्का दिया। दीवार घूमते ही एक गुप्त तहखाने का रास्ता खुल गया। तीनों जासूस चौंके, लेकिन प्रोफेसर जेड ने कहा, अगर सच्चाई चाहिए तो नीचे आओ, पर एक बार अंदर गए तो पीछे लौटना मुमकिन नहीं होगा। गोलू और बबलू ने छुटकू की ओर देखा। छुटकू ने सिर हिलाया, मैं अपने जवाब खुद ढूंढना चाहता हूं। अगर मैं वाकई उनके प्लान का हिस्सा हूं तो मुझे खुद को ही खत्म करना होगा। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तहखाना गहराता गया, हवा ठंडी होती। छुटकू चुपचाप खड़ा था, जैसे भीतर कोई तूफान चल रहा हो। उसके सामने गोलू और बबलू थे, जिनकी आंखों में भरोसे और डर दोनों का मिश्रण साफ झलक रहा था। प्रोफेसर चुपचाप खड़ा हुआ और एक पुरानी अलमारी के पीछे लगी दीवार को धक्का दिया। दीवार घूमते ही एक गुप्त तहखाने का रास्ता खुल गया। तीनों जासूस चौंके, लेकिन प्रोफेसर जेड ने कहा, अगर सच्चाई चाहिए तो नीचे आओ, पर एक बार अंदर गए तो पीछे लौटना मुमकिन नहीं होगा। गोलू और बबलू ने छुटकू की ओर देखा। छुटकू ने सिर हिलाया, मैं अपने जवाब खुद ढूंढना चाहता हूं। अगर मैं वाकई उनके प्लान का हिस्सा हूं तो मुझे खुद को ही खत्म करना होगा। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तहखाना गहराता गया, हवा ठंडी होती गई और दीवारों पर अजीब संकेत दिखने लगे। संकेत किसी रहस्यमयी भाषा में जो शायद हजारों साल पुरानी थी। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक विशाल हॉल मिला, जिसमें सैकड़ों कंप्यूटर स्क्रीन लगी थीं। उन स्क्रीन पर बच्चों की तस्वीरें थीं, कई छुटकू जैसे ही मासूम, लेकिन उनकी आंखों में वही सुर्खी ही भावहीनता। प्रोफेसर जेड बोला, ये सब स्लीपर एजेंट हैं, जिनके शरीर को कंट्रोल किया जा सकता है एक विशेष तरंग से, और वो तरंग इस मशीन से निकलती है। उसने एक विशाल सिलेंडर की ओर इशारा किया जो दीवार के बीचों बीच रखा था। गोलू ने पूछा, तो ये सब बच्चों को कैसे कंट्रोल करते हैं? प्रोफेसर जेड ने एक चाबी निकाली और मशीन की ओर बढ़ते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें एक बात जाननी होगी। इस पूरी योजना के पीछे जो आदमी है वो अब भी जिंदा है, और वो कहीं बाहर नहीं बल्कि इस मशीन के भीतर है। बबलू ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? अंदर है। प्रोफेसर जेड ने चाबी घुमाई, मशीन का ढक्कन धीरे धीरे खुला और अंदर जो दिखा उसने तीनों की सांसें थमा दी। मशीन के अंदर एक अधमरा आदमी था, आंखों पर मास्क, शरीर पर तारों का जाल और दिल की धड़कन किसी मशीन की धुन से बंधी हुई। वह वही सफ़ेद कोट वाला आदमी था जिसे उन्होंने मरा हुआ समझा था। छुटकू बुदबुदाया, ये तो वही है, लेकिन ये जिंदा कैसे है? प्रोफेसर जेड ने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक शरीर है, असली दुश्मन इसकी चेतना है, जो अब तुम्हारे भीतर है। छुटकू, ये आदमी अपने दिमाग की तरंगों को ट्रांसफर कर सकता है, और उसने ये तरंगें तुम्हें डाल दी थीं जब तुम्हें इंजेक्शन दिया गया था। गोलू ने छुटकू की ओर देखा, उसकी आंखें कांपने लगी थीं। तभी मशीन की स्क्रीन पर चेतावनी चमकी। ट्रांसफर कंप्लीट, बबलू चिल्लाया। मतलब अब वो छुटकू के शरीर में है? प्रोफेसर जेड ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और अब उसका असली रूप तुम्हारे सामने आएगा। छुटकू की सांसें तेज हो गई, शरीर कांपने लगा, और अचानक उसके चेहरे की मासूमियत गायब हो गई। उसकी आंखें सुर्ख हो गई और आवाज़ बदलकर भारी हो गई। इतने सालों की मेहनत, और तुम बच्चे मेरी योजना रोकना चाहते हो। गोलू और बबलू पीछे हट गए, लेकिन उनके दोस्त का शरीर अब दुश्मन बन चुका था। प्रोफेसर जेड ने एक रिमोट निकाला और बोला, एक तरीका है,
अगर हम इस मशीन को उल्टा चलाएं तो उसकी चेतना वापस इस शरीर में लौट सकती है, लेकिन उसमें खतरा है, छुटकू की जान जा सकती है। गोलू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जो भी हो, हम अपने दोस्त को खो नहीं सकते। तीनों ने मिलकर मशीन को उल्टा घुमाने की तैयारी शुरू की। एक आखिरी बटन दबाने से पहले प्रोफेसर जेड ने कहा, अगर इसमें कोई गलती हुई तो ये चेतना मशीन के जरिए पूरी दुनिया में फैल जाएगी और तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बबलू ने कांपते हाथों से बटन दबाया। मशीन कांपी, बिजली चमकी और अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। जब धुआं छटा तो छुटकू बेहोश जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर फिर से वही मासूमियत लौट आई थी। गोलू ने दौड़कर उसे उठाया। छुटकू, छुटकू सुन। उसने आंखें खोली और धीमे से मुस्कराया। मैं अब ठीक हूँ। मुझे सब याद है, वो सब झूठ था, मैं कभी उनका हिस्सा नहीं बन सकता। लेकिन तभी मशीन से एक और चेतावनी बजी, सेकंड ट्रांसफर इनिशिएटेड। प्रोफेसर जेड ने चौंक कर स्क्रीन देखी। किसी और में चेतना ट्रांसफर हो चुकी थी। गोलू ने स्क्रीन पर देखा और चौंक गया। बबलू की आंखें अब सुर्ख हो चुकी थीं। एक रहस्य गया नहीं था कि दूसरा सामने आ गया, और अब इस खेल में जो मोहरा बना था वो उनका सबसे हंसमुख, सबसे मासूम दोस्त था। अब असली खेल शुरू हुआ था। गोलू की आंखें अब भी छुटकू पर टिकी थीं, लेकिन प्रोफेसर जेड की निगाहें बबलू की ओर थीं। बबलू चुपचाप खड़ा था, मगर उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं जैसी पहले हुआ करती थीं। उनमें एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे किसी मशीन ने उन्हें कब्जे में ले लिया हो। प्रोफेसर जेड ने धीरे से कहा, अब खेल पलट चुका है, और इस बार मोहरा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। छुटकू ने जैसे ही बबलू की आंखों में झांका, उसे एक झटका सा लगा। बबलू की आंखें उसकी आंखों से मिलते ही कुछ पल को हिलीं, जैसे अंदर का असली बबलू एक कोने में फंसा हुआ मदद मांग रहा हो। लेकिन अगले ही पल एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई, जो बबलू की मुस्कान से बिल्कुल अलग थी। गोलू ने डरते हुए पूछा, तू तू बबलू है या? बबलू की आवाज़ अब गूंजदार और भारी हो चुकी थी। बबलू तो अब सिर्फ एक आवरण है। असली सोच तो अब मेरी है, और तुम्हारा अगला कदम तय करेगा कि ये कहानी खत्म होगी या शुरू। प्रोफेसर जेड तेजी से मशीन के कंट्रोल पैनल की तरफ भागा, पर बबलू ने एक हल्की सी गर्दन घुमाकर देखा और मशीन की सारी स्क्रीन झिलमिलाने लगीं। कंप्यूटर फटने लगे, बिजली की लपटें दीवारों से निकलने लगीं और एक भारी ध्वनि के साथ पूरा तहखाना थरथराने लगा। छुटकू ने गोलू का हाथ पकड़ा। हमें कुछ करना होगा, ये जगह अब बचने वाली नहीं। पर बबलू को ऐसे छोड़ नहीं सकते, गोलू चिल्लाया। बबलू ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब तुम मुझे नहीं बचा सकते, पर खुद को भी नहीं। उसी पल प्रोफेसर जी ने एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और उसे गोलू की जेब में डालते हुए बोला, एक जगह है, बहुत दूर, पहाड़ों के बीच, वहाँ एक और मशीन है जो इस चेतना तरंग को उलट सकती है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होगा, और सबसे बड़ा खतरा, बबलू अब अकेला नहीं रहा। गोलू और छुटकू ने एक दूसरे की ओर देखा। बबलू अब उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ दीवारों से निकलते रोबोट जैसे साये भी उसकी परछाई में शामिल हो गए थे। प्रोफेसर जेड ने चिल्लाकर कहा, भागो, और रास्ते में किसी पर भरोसा मत करना, यहां तक कि खुद पर भी नहीं। तीनों भागे, लेकिन रास्ते में अंधेरा और आवाजें खुलने लगीं। हर दीवार से बबलू की आवाज गूंज रही थी, तुम लोग समझ नहीं रहे, मैं तुमसे एक एक कर वो सब छीन लूंगा जो तुम्हें इंसान बनाता है। सीढ़ियों से भागते भागते जब वे सतह पर पहुंचे तो सामने एक पुरानी जीप खड़ी थी, जिसकी चाबी प्रोफेसर जेड ने पहले ही सीट पर रख दी थी। वे जीप में कूदे और तेजी से जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में गोलू ने छुटकू से पूछा, अगर हम मशीन तक नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा? छुटकू ने धीरे से कहा, तो ये चेतना पूरी दुनिया में फैल जाएगी और फिर इंसान रहेंगे, लेकिन अपनी आत्मा खो देंगे। जीप अब घने जंगलों में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन अचानक पेड़ों के बीच से रोशनी की कई लकीरें निकली और जीप के सामने एक विशालकाय आकृति खड़ी हो गई। वो बबलू नहीं था, लेकिन बिल्कुल वैसी ही आंखों वाला एक और लड़का जो बिल्कुल इंसान की तरह दिखता था। गोलू ने छत से ब्रेक मारा। वो आकृति जीप के सामने खड़ी रही और बोली, अब हर रास्ते पर हम हैं, तुम बच नहीं सकते। छुटकू ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, तो हमें अब भागना नहीं, लड़ना होगा। और पहली बार 3 लल्लू जासूसों की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा जुनून था जो उन्हें अब सिर्फ जासूस नहीं, बल्कि इंसानियत की आखिरी उम्मीद बना रहा था।
उस अंधेरे जंगल में एक लड़ाई शुरू होने वाली थी, जिसमें जीत सिर्फ बल से नहीं, दिमाग और दिल से होगी। और यही था वो मोड़ जिसने एक साधारण केस को एक खतरनाक क्रांति में बदल दिया। अंधेरे जंगल में सन्नाटा था, मगर तीनों की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सामने वो अजीब लड़का खड़ा था, जिसके भीतर किसी और की चेतना थी। गोलू ने धीमे से बल की मिट्टी उठाई और छुटकू की आंखों में देखा। बिना कुछ कहे दोनों समझ गए कि अब वक्त आ गया है। छुटकू ने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और प्रोफेसर जेड द्वारा दी गई कोडिंग को एक्टिवेट करने लगा। दूसरी तरफ बबलू जैसे कई और चेहरे पेड़ों से निकलकर चारों ओर घेराव करने लगे। बबलू भी धीरे धीरे सामने आ रहा था। उसकी चाल अब और भी सधी हुई थी, चेहरे पर वो ही जानी पहचानी मुस्कान, लेकिन आंखों में खालीपन, जैसे वो अब किसी और की भाषा बोल रहा हो। गोलू ने चिल्लाकर कहा, अगर तू सच में हमारे दोस्त की परछाई है तो तू हमसे जीत नहीं सकता, क्योंकि असली बबलू दिल से सोचता था, डरकर नहीं। बबलू पल भर को रुका, उसकी आंखें झपकीं जैसे किसी ने अंदर से दस्तक दी हो। प्रोफेसर जेड की ट्रांसमीटर तरंग ने बबलू के अंदर झांका और जैसे ही कोड फुल एक्टिवेट हुआ, बबलू की आंखों में तेज चमक हुई और वो जमीन पर गिर पड़ा। बाकी क्लोन भी एक एक करके धराशायी होने लगे। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार डर वाला नहीं, शांति वाला। बबलू ने आंखें खोली, उसका चेहरा कांप रहा था, होंठ सूखे थे और आंखें भर आई थीं। मैं लौट आया, पर अंदर बहुत कुछ टूटा हुआ है। छुटकू ने उसका कंधा पकड़कर कहा, तू टूटा नहीं, तू लड़ा है, और जो अंदर से लड़ता है वही असली योद्धा होता है। गोलू, छुटकू और बबलू एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। उनकी हंसी जंगल में गूंज गई। जीप में बैठकर तीनों वापस शहर की ओर चल दिए। सफर लंबा था, पर अब डर नहीं था। अब ये सिर्फ 3 लल्लू जासूस नहीं थे, बल्कि अनुभव से निखरे हुए सच्चे रक्षक बन चुके थे। रास्ते में गोलू ने रेडियो ऑन किया और उसमें एक पुराना गाना बजने लगा, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तीनों चुप थे, लेकिन भीतर एक ही बात गूंज रही थी, जिंदगी में सबसे बड़ी जासूसी खुद की होती है। जब हम खुद को समझने लगते हैं, अपनी कमजोरियों से लड़ने लगते हैं, तभी असली जीत मिलती है। जीवन में हर मोड़ पर कोई ना कोई केस आता है, कभी हालात के नाम पर, कभी रिश्तों के रूप में, और कभी अपनी ही सोच के खिलाफ। पर जो हर बार सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, वही आखिर में जीतता है। क्योंकि असली जीत किसी केस को सुलझाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की उलझनों को सुलझाने में होती है। और अगर इंसानियत का नाम बचा है तो उसकी वजह यही है कि कुछ लोग अब भी बिना डरे, बिना थके सही के लिए लड़ते हैं, भले ही उन्हें लोग लल्लू समझें।